नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 5 दिसंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कितने ज्वालामुखी प्रशांत रिंग ऑफ फायर के अनुदिश स्थित हैं। दोस्तों, यहां पर प्रश्न में यही बात की जा रही है कि रिंग ऑफ फायर, जिसे प्रशांत महासागर की अग्निवलय रेखा कहा जाता है, यहां पर विश्व के 60% से अधिक ज्वालामुखी इन क्षेत्रों में आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत हैं जहां पर ज्वालामुखी घटना घटित होती है? तो यहां पर दिया हुआ है सेमेरू पर्वत, एटना पर्वत, सेंट हेलेंस पर्वत और ताल ज्वालामुखी। तो ये माउंट ताल फिलीपींस में है। सेंट हेलेंस अमेरिका के पश्चिमी प्रांत में स्थित है, जो प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। एटना पर्वत आप लोगों को पता ही है, एटना सिसिली कहाँ पर है? यह जो है इटली में है, और इटली जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, यानी अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कथन तो गलत है। तो इसमें उत्तर होगा 1, 2 और 4। तो यानी इसमें केवल 3 जो है सही हैं, जो कि रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। इससे संबंधित द हिंदू में समाचार पत्र, इससे संबंधित जो खबर आई है द हिंदू में आई हुई है, इंडोनेशिया अलर्ट एट हाई लेवल इन जावा आइलैंड एज वॉल्केनो इरप्ट। तो यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा इंडोनेशिया, जिसे द्वीपों का देश कहा जाता है, जावा, सुमात्रा, कालीमंटन, सेलिबीस, सुराबाया, ये सारे द्वीप हैं। इन जगहों पर बहुत सारे ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। जैसे सेमेरू पर्वत यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जावा में ही है, इंडोनेशिया में अवस्थित है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सिसिली, माउंट एटना कहाँ है? इटली में अवस्थित है, तो यह अग्निवलय के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं, यह इसी को अग्निवलय कहा जाता है। तो यहाँ पर विश्व के 60% ज्वालामुखी आते हैं, और माउंट ताल और ताल ज्वालामुखी भी है, ताल लेक भी है, जो कि एक वॉल्केनिक लेक है, और माउंट भी है, वह फिलीपींस में अवस्थित है। इसी तरह से माउंट सेंट हेलेन, ये भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और यह देख सकते हैं प्रशांत महासागर वाला यह क्षेत्र है। तो इस तरह से अब दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तियांगोंग, इसका नाम तो सुना ही होगा। निम्नलिखित, अब देखिए यह प्रश्न क्या है, मध्यम स्तर का प्रश्न है। तो यह चर्चा में रहा है, तो क्या है ये? एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे एक सहयोगी परियोजना के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जिसमें संघाई सहयोग संगठन, देश की अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं, यह नहीं है। दूसरा है चीनी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम, ये भी नहीं है। यह निम्न भूकक्षा में निर्मित किया जा रहा चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है। तो दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट, यानी लो अर्थ ऑर्बिट क्या हुआ, निम्न भूकक्षा में निर्मित किया जा रहा है। और यह चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा और देश का पहला दीर्घकालिक अंतरिक्ष स्टेशन है। और चीन कम से कम 10 वर्षों के लिए अपने नए तियांगोंग मल्टी मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने जा रहा है। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो खबर आई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू में, कि 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 6 मंथ लॉन्ग मिशन, यानी चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने का मिशन पूरा करने के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइनाज प्लान फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये देख सकते हैं कि 2022 में फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ तियांगोंग स्पेस स्टेशन, फिर 2022 में कलेक्ट नियर अर्थ एस्टेरॉइड सैंपल, इसी तरह से 2030 में लॉन्च मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। इस तरह से यह पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य और ईंधन में मुद्रास्फीति को छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की सीमा को दर्शाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो उत्तर होगा वह है कोर मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर दिया गया है हेडलाइन मुद्रास्फीति, अंतर्निहित मुद्रास्फीति, श्रिंकफ्लेशन और कोर मुद्रास्फीति। तो दोस्तों, यह मुद्रास्फीति के प्रकार हैं। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, और यहाँ पर जानना आवश्यक है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है। तो यह मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा है जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है, जबकि उसमें कहा है कि शामिल नहीं किया जाता। तो यह किसमें शामिल नहीं किया जाता? कोर मुद्रास्फीति में शामिल नहीं किया जाता। और अंतर्निहित मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो जब अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्री भविष्य को लेकर मुद्रास्फीति का अंदाजा लगाते हैं तो इससे अंतर्निहित मुद्रास्फीति पैदा होती है। और श्रिंकफ्लेशन की अगर बात करें तो यह श्रिंकफ्लेशन किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की पद्धति है और यह छिपी हुई मुद्रास्फीति का ही एक स्वरूप है। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। निम्न में से कितने सुमेलित हैं? तो इसमें एक तरफ दिया गया है समुद्री बंदरगाह परियोजना और एक तरफ दिया गया है राज्य। तो दोस्तों यह सीधे सीधे कठिन प्रश्न हो जाता है, हालांकि यह देखने में काफी सरल है। तो दिया गया है कि वधामन बंदरगाह परियोजना महाराष्ट्र, ये एकदम सत्य है। विंझिगम बंदरगाह परियोजना तमिलनाडु, यह गलत हो जाता है। तडाडी बंदरगाह परियोजना कर्नाटक में, ये भी सही है। सागर बंदरगाह परियोजना पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें केवल 3 होगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा इसमें गलत है क्योंकि यह केरल में है, यही तो विवादों में है। तो दोस्तों इस परियोजना से संबंधित जो मुद्दे हैं, जैसे परियोजना की मानवीय लागत, अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हुई पारिस्थितिकी, मेंटेनेंस के लिए इसके पास फंड नहीं है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पर कोई स्पष्टता नहीं है, इसी तरह से क्षरण और अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन का इस पर प्रभाव पड़ेगा, तट रेखा परिवर्तन होगा। यही कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि इस पर फिर से बातचीत की जा रही है। सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है और इस परियोजना को लागू करना भी आवश्यक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2017 में आया हुआ प्रश्न है, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं, का अनुप्रयोग क्या है? यह जैव डिंबनाशी का उत्पादन या जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का निर्माण या जंतुओं की जननीय क्लोनिंग? तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, यानी पशुओं की प्रजनन क्लोनिंग है। तो क्लोनिंग एक पूर्ण जीव है जो किसी अन्य जीवित भाग या कोशिका की सटीक प्रतिलिपि का उत्पादन करता है। दोस्तों 1996 की बात है, 5 जुलाई 1996 को भेड़ डॉली का क्लोनिंग के लिए एडिनबर्ग के रोजलिन इंस्टीट्यूट में इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों द्वारा पहली बार सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और यह क्लोन होने वाला पहला स्तनपायी था। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप। तो इन काजीरंगा इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप बियर्स फ्रूट, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं काजीरंगा जो परियोजना है यह वन एवं जैव विविधता संरक्षण पर असम परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके लिए 2014 से 24 के बीच 10 साल की अवधि के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने 80.2 मिलियन का वित्त पोषण किया है। तो इस परियोजना ने 2024 तक वैकल्पिक आजीविका में 33,500 हेक्टेयर भूमि के वनीकरण और 10,000 समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण की संकल्पना है। लेकिन यह 457 वर्ग किलोमीटर का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कार्यक्रम का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों यह इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप है क्या? इसे जो है साल के शुरुआत में ही फरवरी 2022 में इसे पेरिस में भारत फ्रांस द्वारा इंडो पैसिफिक पास पार्टनरशिप पर संयुक्त घोषणा हुई थी। दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र धरती पर अगर देखा जाए तो जैविक रूप से बहुत ही यह समृद्ध क्षेत्र है और दुनिया के सबसे बड़े संवेदनशील स्थानों में से एक माना जाता है। हालांकि पेड़ों की अवैध कटाई, कृषि के लिए वन क्षेत्रों का इस्तेमाल, आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में जंगलों को काटकर उसी कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में बदल दिया गया तथा समुद्री और स्थलीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैसी विभिन्न गतिविधियां हिंद प्रशांत क्षेत्र की समृद्ध जैविक विविधता के लिए एक गंभीर और बड़ा खतरा बनी हुई है। तो दोस्तों इस I3P यानी इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप का जो उद्देश्य है कि मौजूद अनुभवों और विशेषज्ञता को संकलित और साझा करके संरक्षित क्षेत्रों के स्थायी प्रबंधन के संदर्भ में इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी क्षमता का निर्माण करना है। और दोस्तों इस साझेदारी का उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक और निजी प्राकृतिक उद्यानों के प्रबंधकों को सबके लिए जानकारी उपलब्ध कराना,
सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, यह सब महत्वपूर्ण हो जाता है। समावेशी और कुशल प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सुनिश्चित भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके जो घटक हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? जैसे पहला है जैव विविधता संरक्षण, यानी मुख्य रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के निदान और सूची के लिए उपकरणों और तकनीकों को साझा करने के माध्यम से संरक्षण और बहाली के लिए रणनीतियां, अवैध शिकार या अवैध कटाई के प्रयास पर विशेष ध्यान देने के साथ। इसी तरह से दूसरा है इसमें स्थायी पर्यटन विकास और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, यानी स्थानीय डिजाइन पर आधारित माध्यमों से पर्यटकों की यात्रा का एक सतत कार्यक्रम, एक स्थायी पर्यटन विकास रणनीति का निर्माण, बुनियादी आगंतुक प्रबंध रणनीति का निर्माण, संचार और जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियां, यह सब इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तीसरा है शासकीय सुदृढ़ीकरण। तो इस पहल से स्थानीय विनियमन चार्टर की व्याख्या के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं, आग और पर्यटक प्रवाह की क्षेत्रीय निगरानी के लिए एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन हो सकता है। और दोस्तों इसकी जो संरचना की अगर बात की जाए तो यह 2 चरणों में लागू की जाएगी, यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्राकृतिक पार्कों की भागीदारी के साथ भारत और फ्रांस की ओर से समर्थन जुटाने, उद्यानों का प्रबंधन, बायोडायवर्सिटी के लिए परमानेंट मैनेजमेंट और स्थायी पर्यटन पर केंद्रित गतिविधियां एक सेट के माध्यम से स्थलीय जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करने वाला यह पहला चरण होगा। और इस पायलट चरण के लिए फ्रांस ने पहले फ्रांसीसी राष्ट्रीय वन कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय और असम राज्य के वन विभाग के बीच साझेदारी के लिए अनुदान देने की प्रतिबद्धता जताई है, जैसा कि खबर में दिया गया है, जिसे उक्त दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर द्वारा औपचारिक रूप दे दिया गया। आपने देखा ही खबरों में। तो इस तरह से दूसरे चरण के अंतर्गत अगर बात की जाए तो प्रस्तावित गतिविधियों और नए संभावित विषयों के विस्तार सेट के साथ पहले चरण के ठोस परिणामों के आधार पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रुचि बढ़ाने वाले पार्कों को साथ लेते हुए समुद्री जैव विविधता को शामिल करने के लिए विस्तार की योजना का यह अंग है। और दोस्तों यह प्रथम चरण से सीखे गए सबक और परिणामों के आधार पर इसे दूसरे चरण की रूपरेखा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और फ्रांस की फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा दोनों पक्षों के प्रासंगिक हितधारकों के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण पहल है। अब आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि हवाई द्वीप में स्थित माउंट मौना किया किस महासागर में स्थित है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है चिदंबरनार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अब आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।